गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी तक हमने 12th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की पहली दो एक्सरसाइज को विद इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 1.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और उनको हम कैसे स्टडी करेंगे, तो चलिए हम सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं 1.3 के इंट्रोडक्शन को कि 1.3 में किस तरह की बातें पूछी जाएंगी। देखो प्यारे बच्चों, अपनी पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा था कि रिलेशंस क्या होते हैं, फिर दूसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें पढ़ेंगे हम दो फलनों का संयोजन। अभी तक हमने एक एक फंक्शन अलग अलग पढ़ा है, अब हम उन फंक्शन को कंपोजिट कैसे करेंगे, उन फंक्शन का संयोजन कैसे करेंगे अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, आज हम इन टॉपिक को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, अच्छे से इनको समझने वाले हैं कि इन टॉपिक में है क्या। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है फलनों का संयोजन। हमारे पास दो दो फंक्शन होंगे, उन फंक्शन को हम कैसे कंपोजिट करेंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ये हमारे पास कोई दूसरा सेट बी और ये वाला हमारे पास कोई तीसरा सेट सी है। ए सेट से बी सेट में हमने एक फंक्शन एफ चलाया, बी सेट से सी सेट में हमने एक फंक्शन जी चलाया। ठीक है, सपोज इसके अंदर एक एलिमेंट x है, तो इसके अंदर क्या होगा fx होगा और इसके अंदर क्या होगा g ऑफ fx होगा। ठीक है ना, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो कैसे नहीं होना चाहिए, सपोज ये हमारे पास एक कोई सेट है और ये वाला हमारे पास कोई सेट B है। अगर इसमें 2 लिखा हुआ है और इसमें 3 लिखा हुआ है और सपोज हमने 2 को 3 से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है f ऑफ 2 इक्वल टू 3 होता है ना। तो इस सेट को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज ये वाला सेट A, ये वाला सेट हमारे पास B, A से B में हमने क्या चलाया, एक फंक्शन चलाया, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, f नाम दे सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था और यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, इस 3 की जगह पे हम f ऑफ 2 भी तो लिख सकते हैं ना। हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 2, मतलब 2 किससे कनेक्ट होगा, f ऑफ 2 से कनेक्ट होगा। अब ये यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए ये वाली बात कि अगर यहाँ पे x है तो x किससे कनेक्ट होना चाहिए, f ऑफ x से। x की जहाँ पे क्या मिला हमें, f x मिला। f क्यों मिला, क्योंकि f फंक्शन था यहाँ पे। अब देखो जो भी यहाँ पे होगा वही मिलेगा फंक्शन के अंदर। देखो जैसे g फंक्शन चला हुआ है तो g ऑफ ये मिलेगा, ये जो भी है, तो g ऑफ f ऑफ x मिलेगा। सपोज करो ये x हमारे पास कोई एलिमेंट है और ये किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट। ये दूसरा एलिमेंट कोई y है, ये किसके अंदर है, b के अंदर। और ये z कोई तीसरा एलिमेंट है, ये किसके अंदर है, c के अंदर। हम ऐसा भी बोल सकते हैं x a का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट है, z c का एलिमेंट है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या होगा इन फंक्शन के संयोजन से। देखो f अगर एक फंक्शन a से b में है, g एक फंक्शन b से c में है, तो यहाँ पे दो फंक्शन और चलेंगे। एक फंक्शन तो चलेगा a से c में, और a से c वाले फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, इस वाले फंक्शन को, इसको बोल देंगे हम g ऑफ f सच दैट फ्रॉम a टू c। ठीक है ना, और एक फंक्शन चलेगा c से a में, तो इस वाले फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, f ऑफ g सच दैट c टू a। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास 3 सेट है नॉन एम्प्टी, कम से कम एक एक एलिमेंट तो उनके अंदर है ही, ऐसा नहीं है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि a से b में चला, फिर हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन g है जो कि b से c में चला। अब हमने यहाँ एटलीस्ट 1 एलिमेंट शो कर दिया। सपोज यहाँ क्या है, x है, तो x किससे कनेक्ट होगा, f ऑफ x से कनेक्ट होगा। और यहाँ पे फंक्शन g चलाया हुआ है, तो ये किससे कनेक्ट होगा, g ऑफ f ऑफ x से कनेक्ट होगा। ठीक है ना, तो इसको कनेक्ट करने का मतलब क्या है, हम यहाँ से निकालना क्या चाह रहे हैं। देखो हमें दो फंक्शन और एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक फंक्शन तो मिलेगा हमें g ऑफ f फ्रॉम a टू c, और एक फंक्शन हमें क्या मिलेगा, f ऑफ g फ्रॉम c टू a। हमें इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अब देखिए इनको हम कैसे फाइंड करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास कोई पहला एग्जांपल है, सपोज ये f कोई फंक्शन है a सेट से लेके b सेट में,
और ये कोई दूसरा फंक्शन g है b सेट से लेके c सेट में, और fx को डिफाइन किया हुआ है ऐसे कि fx इक्वल टू 2x है, और g ऑफ x को डिफाइन किया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2 से। कुछ भी मतलब कुछ भी मिल सकता है आपको एक्सरसाइज में। आपको ध्यान से ये समझना है कि अगर दो फंक्शन का संयोजन है, दो फलनों का संयोजन है, तो हम उसमें से जो f ऑफ g है और g ऑफ f है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम g ऑफ f को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है ना, x लिख लो। आपको करना क्या है, आपको ध्यान रखना है इस ऑफ का, इस ऑफ की जगह आपको ब्रैकेट लगा देना। तो g ऑफ की जगह पे लगा दो ब्रैकेट और fx ऐसा लिख लो। अब यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, ऑफ हटा दिया और हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये बाहर वाला g ऐसा ही रखो, इस fx की वैल्यू पुट कर दो। fx की वैल्यू क्या है, ध्यान से समझो, 2x, तो यहाँ पे 2x लिख दो, राइट। अब देखो g ऑफ, ये x की फॉर्म बन गई, g ऑफ x की फॉर्म। देखो यहाँ पे भी g है, यहाँ पे भी g है, अंदर x लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में इधर, और इधर 2x लिखा हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, इसकी राइट साइड में भी x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे। तो 3x स्क्वायर है ना, पर x तो हमारा 2x है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x। अब ये 3x स्क्वायर हुआ और प्लस का क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 4x स्क्वायर होगा ना, इसकी 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 प्लस 2। अब देखो हम क्या निकाल सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x भी निकाल सकते हैं हम। देखो सेम प्रोसीजर है इसका भी, ऑफ हटा दो ब्रैकेट लगा दो, तो g ऑफ x लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब इसको और आगे बढ़ाओ, f g ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। अब देखो ये fx की फॉर्म बन गई। देखो कंपैरिजन करो fx से, f सेम है ना, लेकिन यहाँ तो x है और यहाँ ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2, मतलब x की जगह पे क्या मिल गया हमें, 3x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे पुट कर दो 2, और x है ना, इस x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 3x स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे। अब इसके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना होगा, 6x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है दो फलनों के संयोजन में हम क्या फाइंड करेंगे। जैसे हमने एक फंक्शन f a से b में चलाया, g कोई दूसरा फंक्शन b से c में चलाया, तो हम वहां पे क्या दो फंक्शन निकाल सकते हैं। एक तो हम क्या निकाल सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x, और एक हम क्या निकाल सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x। ऑफ का मतलब क्या है, ब्रैकेट। आपके सामने ये बेस्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप ध्यान से समझना। आपको एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस पे आधारित, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि fx और gx आपको दो फंक्शन दे दिए जाएंगे और आपसे क्या पूछेंगे कि f ऑफ g बता दो और g ऑफ f बता दो, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक तो कंप्लीट हुआ कि दो फलनों का संयोजन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब तो आपको पता ही होगा, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फंक्शन। अब हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स भी निकाल सकते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। यदि कोई फलन f such that from a to b है, तब इसका प्रतिलोम फलन g such that from b to a इस प्रकार होगा। देखो कैसे, हम क्या लेके चल रहे हैं शुरुआत में, यदि कोई फलन f सच दैट फ्रॉम a टू b है, हमारे पास a और b दो कोई नॉन इम्पिटी सेट है, f a से b में कोई फंक्शन चलाया हुआ है, तो इस f का इनवर्स सपोज करो हमने दूसरा फंक्शन क्या लेट कर लिया, g, तो इनवर्स कैसे होगा, b से a में होगा। f a से b में है तो g जो इसका इनवर्स है वो b से a में होगा। इस प्रकार होगा, किस प्रकार, चलिए देखते हैं। देखो जो g ऑफ f ऑफ x है वो x के इक्वल आना चाहिए, जिसको हम i x भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात f ऑफ
जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई क्या आना चाहिए, जिसको हम आई वाई भी बोल सकते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक बार तो हम क्या निकाल लेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, और एक बार हम क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ वाई निकाल लेंगे। देखो हमारे पास जो g है ना वो y का फंक्शन है, और जो f है वो x का फंक्शन है, राइट। वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान ये रखना है कि अगर g ऑफ f ऑफ x के इक्वल आता है और f ऑफ g ऑफ y y के इक्वल आता है, तब हम बोल सकते हैं कि f का इन्वर्स क्या है, g है। बात समझ में आ रही है। तो आपको कोई भी एक फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन का आपको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। चलिए देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो हम उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। हमारे पास f कोई फंक्शन है a सेट से लेके b सेट में, और fx इक्वल टू 3x + 4 से डिफाइन किया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, f ऑफ x। अब देखिए हम f ऑफ x कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो फंक्शन है ना कोई भी, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सबसे पहले इस बात का हम पता करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, एक ही आच्छादक होगा। तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि ये फंक्शन एक ही आच्छादक है या नहीं है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, एक ही आच्छादक। fx1 इक्वल टू fx2, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम 3x1 + 4 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 3x2 + 4। इस वाले 4 से वाला 4 कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या मिलेगा 3x1 इक्वल टू 3x2। अब 3 से 3 भी कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f एक ही है, f क्या है यहाँ पे एक ही है। अब दूसरी बात हमें ऑन टू चेक करना है, तो fx इक्वल टू कितना y, fx इक्वल टू हम y लेके चलेंगे। fx की वैल्यू कितनी है 3x + 4 इक्वल टू y। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी निकलेगी y - 4/3। तो देखो जो y - 4/3 है ना, ये किस में बिलोंग करनी चाहिए, डोमेन में। तो डोमेन हमारा क्या है, ए सेट है। अब ए के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता है कि ए सेट क्या है, लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करके चलेंगे कि सपोज करो ये बिलोंग करेगा इसमें, तो हम क्या बोलेंगे कि f आच्छादक है, f आच्छादक है। तो यहाँ पे हमने एक बात प्रूफ की कि f एक ही आच्छादक है, इसका मतलब हम इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमने किसी फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब देखो इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। देखो हम fx y के इक्वल लेके चले थे, इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। इस x को यहीं पे छोड़ दो, इस f को इधर भेज दो, तो x इक्वल टू क्या होगा f इनवर्स ऑफ y। x इक्वल टू क्या होगा f इनवर्स ऑफ y। अब f इनवर्स ऑफ y ये y का फंक्शन है, इसको हम जी वाई भी मान सकते हैं। इसको हम क्या मान सकते हैं, g ऑफ y। अब देखो ये x है, इस x को हम g ऑफ y यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो g ऑफ y की वैल्यू कितनी है y - 4/3। अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो हमारे पास fx इक्वल टू 3x + 4 है, और एक फंक्शन हमारे पास g ऑफ y इक्वल टू y - 4/3 है। अब हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो देखो आपको भी एक बात बताई थी कि हमें एक तो क्या निकालना पड़ेगा, g ऑफ f ऑफ x निकालना पड़ेगा, फिर हमें एक बार क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ g ऑफ y निकालना पड़ेगा। g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, f ऑफ x। अब g इस f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे हम, कितनी वैल्यू है 3x + 4, यहाँ पे हम 3x + 4 लिख देंगे। अब देखो g ऑफ y से कंपेयर करो उसको, g ऑफ y से। देखो g ऑफ y हमारे पास क्या है, y - 4/3 है ना, g सेम है, यहाँ y है और यहाँ 3x + 4 है, मतलब y की जगह पे हमें 3x + 4 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख दो 3x + 4, ये y की जगह पे आ गया। अब यहाँ आगे क्या है -4, और अपोन में क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। अब एक काम करो 4 से 4 कैंसिल कर दो, ऊपर 3x है, अपोन में 3 है, तो 3x/3 क्या बचेगा यहाँ पे x। समझ में आ रही है बात। तो g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू हमें क्या मिला, x मिला। अब देखो हम क्या निकाल लेंगे, f ऑफ g ऑफ y निकाल लेंगे। तो f
ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, जी ऑफ कितना होगा, y होगा। अब f देखो g ऑफ y की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, ये g ऑफ y है ना, तो g ऑफ y की जगह पे हम y माइनस 4/3 लिख सकते हैं, y माइनस 4/3। अब देखो इसकी कंपैरिजन करेंगे हम f ऑफ x से, देखो f है, यहाँ x है और यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस 4/3, तो x की जहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y माइनस 4/3, तो यहाँ पे लिखो 3x 3, x की जहाँ पे ये y माइनस 4/3 और फिर प्लस का कितना 4 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखो इस 3 से हम ये वाला 3 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा y माइनस 4 और यहाँ पे ये वाला प्लस 4 बचेगा, इससे कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो हमने y वेरिएबल लिया तो हमें y मिल गया, हमने x वेरिएबल लिया तो हमें x मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे लिख लेंगे लास्ट में, यहाँ g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या मिला है, x मिला है, जिसको हम आइडेंटिटी ऑफ x भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू क्या मिला है, y, जिसको हम आइडेंटिटी ऑफ y भी बोल सकते हैं। अब ये बात हमें शो करनी पड़ेगी, ये बात शो करने के बाद हम कह सकते हैं कि f का इन्वर्स क्या होगा, g होगा। और देखो f का इन्वर्स g है, g मतलब g ऑफ y, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, y माइनस 4/3। आ रही है बात समझ में। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात यही है कि हमारे पे g ऑफ f ऑफ x और f ऑफ g ऑफ y ये दोनों निकालने आने चाहिए, जो कि बहुत आसान है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, और किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। तो पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 कैसे होता है, तो आपको वो भी अच्छे से सीखना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला टॉपिक। इसमें क्या लिखा है, यदि f सच दैट फ्रॉम a टू b तथा g सच दैट फ्रॉम b टू c एकैकी आच्छादक फलन है, तब g ऑफ f सच दैट a टू c भी एकैकी आच्छादक फलन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। ये वाला हमारे पास सेट a है, ये वाला सेट हमारे पास b है, और ये वाला हमारे पास सेट c है। एक फंक्शन f a से हमने b में चलाया, दूसरा फंक्शन g हमने b से c में चलाया, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम 3 एलिमेंट ले सकते हैं कुछ भी। सपोज यहाँ पे x एलिमेंट है, यहाँ पे y एलिमेंट है और यहाँ पे z एलिमेंट है। या आप ऐसे कह सकते हो, अगर यहाँ पे x एलिमेंट है तो वो x एलिमेंट किससे कनेक्ट है, f ऑफ x से कनेक्ट है, और f ऑफ x एलिमेंट किससे कनेक्ट है, g ऑफ f ऑफ x से कनेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं x y से कनेक्ट है, y z से कनेक्ट है। हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं, जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और जो g ऑफ f ऑफ x है वो किसके इक्वल है, z के इक्वल है। ठीक है, ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है। हमने मान लिया कि a के अंदर x एलिमेंट है, b के अंदर y एलिमेंट है और c के अंदर z कोई एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है f एवं g एकैकी आच्छादक है, एकैकी आच्छादक फलन है। f और g हमारे पास यहाँ पे एकैकी आच्छादक फलन है। अब हमें अच्छे से पता है कि एकैकी आच्छादक फलन क्या होता है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो g ऑफ f a से c में है, g ऑफ f a से c में, देखो इससे इसमें चलेगा। ये वाला फंक्शन क्या है, g ऑफ f है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं g ऑफ f सच दैट फ्रॉम a टू c। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, इसे हमें एकैकी और आच्छादक प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। माना g ऑफ f ऑफ, यहाँ पे x1 एक एलिमेंट लेके चलो, इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। आपको याद आ रही है कौन सी कंडीशन है ये, जब हम किसी फंक्शन को एकैकी प्रूफ करते थे तो हम किसके बराबर क्या लेके चलते थे भाई। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है fx, तो हमें उसको एकैकी प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करते थे, fx1 इक्वल टू fx2 मान के चलते थे, और लास्ट में जब हम उसको सोल्व करते थे तो हमें क्या मिलना चाहिए था, x1 इक्वल टू x2। तो हम इसको सेम ऐसा ही करके चलेंगे। तो g
अब जो ऑफ है, ऑफ की जगह पे हम ब्रैकेट लगा सकते हैं और fx लिख लो सेम। अब इक्वल टू जी, इस ऑफ को भी हटा दो, यहाँ पे क्या लिख लो f ऑफ x2। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी है, देखो g और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको आप x1 मान लो, तो किस फॉर्म में आ गया ये g ऑफ x1। अब g ऑफ जो इधर लिखा हुआ है इसको x2 मान लो, तो g ऑफ x2 बन गया। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी बनी है, g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2, तो इसका मतलब x1 इक्वल टू हम x2 लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम x2। और ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि g एक ही है, g क्या है एक ही है। भाई एक बात बताओ, f और g एक ही भी है, आच्छादक भी है, हम अभी कंडीशन लेके चल रहे हैं एक ही की, तो g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2। अगर g ऑफ x1 g ऑफ x2 के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि x1 भी x2 के इक्वल होगा। और क्यों होगा, क्योंकि g एक ही है। अब देखो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो यहाँ पे हमें x1 इक्वल टू क्या मिलेगा, x2 मिलेगा। और देखो हमने क्यों लिखी है बात, यहाँ पे हम लिख देंगे f एक ही है, f एक ही है, ठीक है। हमारे पास तो दोनों एक ही आच्छादक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम एक ही की। देखो g हमने क्यों हटाया, क्योंकि g एक ही है, f हमने क्यों हटाया, क्योंकि f एक ही है। अब देखो आप इस बात पे ध्यान दीजिए और इस बात पे ध्यान दीजिए, हम g ऑफ f ऑफ x1 g ऑफ f ऑफ x2 इक्वल लेके चले थे ना, हमने इसको थोड़ा सिंपल किया और x1 इक्वल टू हमें क्या मिला, x2 मिला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं g ऑफ f, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अतः g ऑफ f एक ही है। g ऑफ f कैसा होगा, एक ही होगा, एक ही वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब देखो हम इसको चेक करें कि ये ऑन टू है या नहीं है। सपोज करो, देखो आप ध्यान से समझना, x किससे रिलेटेड है, a सेट से रिलेटेड है, y किससे रिलेटेड है, b सेट से रिलेटेड है, और z किससे रिलेटेड है, c सेट से रिलेटेड है, ठीक है। x कोई एलिमेंट है a से संबंध रखता है, y कोई एलिमेंट b से संबंध रखता है और z कोई एलिमेंट c से संबंध रखता है। अब आप एक बात बताओ, f एक ही आच्छादक है, तो f का डोमेन क्या हुआ, f का डोमेन है a, और f का कोडोमेन कितना है, f का कोडोमेन है b, ठीक है। ध्यान से समझना क्या हम पढ़ने वाले हैं। f एक ही आच्छादक है, पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िए एक बार, यदि f सच दैट a टू b तथा g सच दैट b टू c एक ही आच्छादक फलन है। अब एक बात समझिए, f का डोमेन a, f का कोडोमेन b और f पता है कि एक ही आच्छादक है। अभी हम बात कर रहे हैं आच्छादक की। अगर f आच्छादक है तो इसके कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट कनेक्ट हुए बगैर नहीं बचेगा। ये b सेट है, इस b सेट के सारे एलिमेंट इससे कनेक्टेड हुए होंगे जरूर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगली बात पे चलो। g का डोमेन b है, ठीक है ना। ये g कोई फंक्शन है और ये b इसका डोमेन है, और c इसका क्या है, कोडोमेन। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, g का कोडोमेन क्या है, c है, ठीक है। अब देखो जो ये वाला b है ना, ये f की रेंज भी है, f की रेंज। आपको बताया था कि कोई फंक्शन ऑन टू तब होगा जब उसकी रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल होगी। अब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कनेक्ट हुए बगैर बचा हो, तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है, इसलिए तो फंक्शन ऑन टू है ना। अभी देखो इस c को हम क्या बोल सकते हैं, g की रेंज, ठीक है ना, g की रेंज। अब हम पता है क्या लिखेंगे, g ऑफ f की रेंज, g ऑफ f की रेंज इसके कोडोमेन के बराबर है, इसके कोडोमेन के बराबर है, ठीक है। g ऑफ f a से c में चला है, c में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा,
खाली मतलब जो कनेक्ट ना हुआ हो इस ए के एलिमेंट से। तो इसमें हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है। अगर सी के हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है तो सी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, यानी जो रेंज होगी और जो कोडोमेन होगा वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जी ऑफ एफ की रेंज इसके कोडोमेन के बराबर है। अतः जी ऑफ एफ आच्छादक है। जी ऑफ एफ कैसे होगा, आच्छादक होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि f अगर हमारे पास कोई फंक्शन a से b में है, g कोई फंक्शन b से c में है और f और g दोनों एक एक ही आच्छादक फलन है, तब हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो g ऑफ f होगा वो एक एक ही आच्छादक फलन जरूर होगा। समझ में आ रही है बात। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में क्या लिखा है, यदि f सच दैट फ्रॉम a टू b एक फलन एक ही आच्छादक फलन है, तब f का प्रतिलोम f इनवर्स फ्रॉम b टू a भी एक ही आच्छादक होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास a कोई सेट है और ये कोई दूसरा सेट b है और f कोई फंक्शन a से b में चलाया हुआ है, ठीक है। अब हमें बिल्कुल क्लियरली पता है कि जो f का इन्वर्स होगा वो b से a में होगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये सेट हमारे पास b है और ये वाला सेट हमारे पास a है। b से a में f का इन्वर्स, f इन्वर्स ये कोई फंक्शन है, ठीक है। तो हमें करना क्या है इसमें, देखो दोबारा समझते हैं। हमारे पास एक सेट a है, दूसरा सेट b है। a सेट से b सेट में एक फंक्शन f चलाया हुआ है। अगर f एक ही आच्छादक है तो हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन f इनवर्स b से a में चलाया गया है वो भी एक ही आच्छादक होगा। सपोज ये x1 और x2 दो एलिमेंट है और इसके अंदर दो एलिमेंट y1 और y2 है। x1 को हमने कनेक्ट करा दिया y1 से और x2 को हमने कनेक्ट करा दिया y2 से। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, y1 y2 और x1 x2। y1 x1 से कनेक्ट है और y2 x2 से कनेक्ट है। देखो हमारी एक ही और आच्छादक प्रूफ करने वाली जो कंडीशन है, हम सेम वही कंडीशन यहाँ पे लेके चलेंगे। देखिए जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है fx, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन fx है तो हम उसको एक ही कैसे प्रूफ करते हैं, हम fx1 fx2 के बराबर लेके चलते हैं और x1 इक्वल टू x2 प्रूफ कर देते हैं। सेम वही कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। देखिए कैसे, पहले इसमें लिख लेते हैं, यदि f एक ही आच्छादक फलन है, यदि f एक ही आच्छादक फलन है तब fx1 किसके इक्वल होगा, fx2 के इक्वल होगा। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x1 x2 के इक्वल होगा। ये तो हमारी एक ही वाली कंडीशन हुई। आच्छादक वाली कंडीशन क्या होगी कि हम fx y के बराबर लेकर चलते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं f इनवर्स ऑफ y, और वो किस में बिलोंग करती है, डोमेन में। डोमेन हमारे पास क्या है, a, तो ये आच्छादक भी होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे दो एलिमेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2। जब हमने fx y के इक्वल लेट किया है तो हम fx1 y1 के इक्वल लेट कर सकते हैं और fx2 y2 के इक्वल लेट कर सकते हैं। इसको अगर हम आगे बढ़ाए तो x1 इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y1, ठीक है ना। इस f को इधर भेज दिया और अगर हम इस f को इधर भेजेंगे तो x2 इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, f इनवर्स ऑफ y2। तो ये सारी बात हमारे पास पहले से ही है, ऑलरेडी हमारे पास ये बात है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो f इनवर्स है b से a में वो भी एक ही आच्छादक होगा। देखिए दो एलिमेंट लेके चलते हैं, माना f इनवर्स ऑफ y1 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y2। समझ में आ रही है कौन सी कंडीशन है ये। देखो हम किसी फंक्शन को
अगर एक एक ही प्रूफ करते थे तो fx1 fx2 के बराबर लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पे हम इनवर्स को प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अंदर एलिमेंट y1 और y2 मान के चलना पड़ेगा। तो माना f इनवर्स ऑफ y1 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y2 है। अब देखो f इनवर्स ऑफ y1 किसके इक्वल है? f इनवर्स ऑफ y1 x1 के इक्वल है ना, तो यहाँ पे x1 लिख लो इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y2 किसके इक्वल है? x2 के इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिख लो? x2। x1 अगर x2 के इक्वल है तो fx1 fx2 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 fx2 दोनों आपस में इक्वल है, fx1 की जगह पे देखो हम क्या रख सकते हैं? fx1 की जगह पे हम y1 लिख सकते हैं और fx2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? y2। अब देखो आप ध्यान से, हम f इनवर्स ऑफ y1 f इनवर्स ऑफ y2 के इक्वल लेके चले थे, हमने इसको सोल्व किया तो हमें y1 इक्वल टू क्या मिला? y2 मिला। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f इनवर्स एक ही है। f इनवर्स क्या है? एक ही है। अब आप एक बात ध्यान से समझो, इसने हमें क्या दिया था कि f एक ही आच्छादक फलन है। f क्या है? एक ही आच्छादक फलन, तो इसका मतलब f का कोडोमेन, f का कोडोमेन बराबर f की रेंज, ठीक है ना। ये बात तो हमने कई बार पढ़ी है। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उसकी रेंज और उसका कोडोमेन आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमें चेक करना है कि f इनवर्स आच्छादक है या नहीं है। आप एक बात देखिए, जो ये f इनवर्स है इसका डोमेन कितना है? b और इसका कोडोमेन कितना है? a। तो हम यहाँ पे लिखते हैं f इनवर्स का डोमेन A तथा कोडोमेन B है, ठीक है। यहाँ f इनवर्स का कोडोमेन, यहाँ f इनवर्स का कोडोमेन इसकी रेंज के बराबर है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कैसे? देखो जो f इनवर्स का कोडोमेन है, x1 x2 दो एलिमेंट है इसमें, जो x1 x2 है वही इसकी रेंज है। f इनवर्स का कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं? f इनवर्स आच्छादक है। अतः f इनवर्स आच्छादक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है सभी। तो इसमें क्या पूछा गया था कि f हमारे पास कोई फंक्शन है a सेट से लेके b सेट में, और वो फंक्शन एक ही आच्छादक है। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि जो f इनवर्स होगा वो भी एक ही आच्छादक होगा। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगले वाले पार्ट में क्या लिखा है। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में लिखा है यदि f सच दैट a टू b एक ही आच्छादक फलन है तब f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू ib तथा f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू ia होता है, जहां ia तथा ib क्रम से a व b पर तत्समक फलन है, ठीक है ना। I का मतलब क्या है? आइडेंटिटी एट b, आइडेंटिटी एट a। ध्यान से समझो इसको। हमारे पास f कोई फंक्शन है a सेट से लेके b सेट में और वो एक ही आच्छादक है, तो हमें क्या प्रूफ करना कि f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू ib होगा और f इनवर्स ऑफ f ia होगा, और ia ib क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ia भी तत्समक फलन है और ib भी तत्समक फलन है। ia a पर तत्समक फलन है और ib b पर तत्समक फलन है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास कोई सेट a है, ये हमारे पास कोई दूसरा सेट b है, और एक फंक्शन a से b में f चलाया हुआ है। सपोज x कोई एलिमेंट a में बिलोंग करता है और y कोई एलिमेंट b में बिलोंग करता है। x किससे कनेक्ट होगा? y से कनेक्ट होगा, और y को हम क्या लिख सकते हैं? fx भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। यदि f सच दैट a टू b एक ही आच्छादक फलन है
तो f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू आई बी और f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू आई ए होता है। देखिए कैसे, यदि f एकैकी आच्छादक फलन है, यदि f एकैकी आच्छादक फलन है तब fx1 fx2 के बराबर लेके चलेंगे तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि x1 बराबर x2 है। दूसरी बात fx y के इक्वल लेके चलेंगे और x की वैल्यू f इनवर्स ऑफ y डोमेन में बिलोंग करती हुई दिखा देंगे। डोमेन फिलहाल क्या है हमारा a है, ठीक है। इतनी बात हमारे पास पहले से ही है। अब जो हमें प्रूफ करना है ना, हम उसी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। देखो एक तो हमें f ऑफ f इनवर्स आई बी के इक्वल प्रूफ करना है और एक f इनवर्स ऑफ f आई ए के इक्वल प्रूफ करना है। पहले हम इसे लेके चलते हैं, f ऑफ f इनवर्स, ठीक है। f इनवर्स के साथ कोई एलिमेंट y लेके चलो, f इनवर्स के साथ हम y लेके चलेंगे और अगर हमें f लेके चलना पड़ेगा तो फिर हम x लेके चलेंगे। तो देखो o हटा दो, o हटाने के बाद हम ब्रैकेट लगा सकते हैं और f इनवर्स ऑफ y यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर रख लो, ठीक है। अब ये f इनवर्स ऑफ y, इसकी जहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, fx मिलेगा। अब fx की जहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, fx की जहाँ पे हम y रख सकते हैं। अब आप एक काम करो, f ऑफ f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू हमें क्या मिली है, y। तो हमने एक टाइप पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए हम x लेके चले हमें x मिल गया, हम y लेके चले हमें y मिल गया, तो इस y को हम क्या बोल सकते हैं, आई बी बोल सकते हैं, ठीक है ना। y को क्या बोल सकते हैं हम, आई बी। b का एलिमेंट था y, ठीक है ना। और आइडेंटिटी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम y लेके चले थे, हमें y ही मिल गया। अब दूसरी बात f इनवर्स ऑफ f, ये वाला लेके चलेंगे हम, f एलिमेंट ले रहे हैं ना, तो इसके साथ में हम x को एलिमेंट ले लेंगे। अब देखो f इनवर्स तो बाहर रखो, ऑफ है ना, ऑफ को हटा के ब्रैकेट लगा दो, f ऑफ x लिख लो सेम। अब f इनवर्स, ये देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, y, तो उसकी जहाँ पे हम y लिख सकते हैं। अब f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y की जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं और इस x को हम क्या लिख सकते हैं, आई ए। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ y आई बी के इक्वल होगा और f इनवर्स ऑफ f आई ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। देखो हमने प्रतिलोम फलन में क्या पढ़ा था कि f ऑफ g ऑफ y किसके इक्वल आना चाहिए, y के इक्वल। इस y को हम क्या लिख देंगे, आई y, और g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू किसके आना चाहिए, x के, तो इसे हम क्या लिख देंगे, आई x। तो ये हमारी आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर हम y लेके चल रहे हैं और y हमें मिलता है तो आइडेंटिटी बोल देंगे, x लेके चले थे x ही मिल गया तो क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। तो यही हमें प्रूफ करना था कि अगर f एक ही आच्छादक फलन है तो क्या प्रूफ करना था कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ y आई बी के इक्वल मिलेगा और f इनवर्स ऑफ f आई ए के इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अगले वाले टॉपिक में देखते हैं क्या लिखा है। यदि f सच दैट फ्रॉम a टू b तथा b सच दैट फ्रॉम b टू c एक ही आच्छादक फलन है। हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो f और दूसरा g। f तो a से b में चलाया गया है और g b से c में चलाया गया है। हमें दिया गया है कि एक ही आच्छादक फलन है, तो हमें क्या प्रूफ करना, g ऑफ f का होल इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो बड़ा आसान है, चलिए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखो हमारे पास ये a सेट है, ये वाला सेट b है और ये वाला सेट c है। a से b में एक फंक्शन है f, b से c में एक फंक्शन है g और a b c तीनों ही नॉन एम्प्टी सेट है। सपोज इसके अंदर एक एलिमेंट x, इसके अंदर एलिमेंट y, इसके अंदर एलिमेंट z। y हम f ऑफ x को भी बोल सकते हैं और देखो जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x होगा। और देखो fx की यहाँ पे y है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, g ऑफ y बोल सकते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो अब देखो
ए से सी में क्या फंक्शन चलता है, जी ऑफ एफ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ सच दैट फ्रॉम ए टू सी, ठीक है ना। तो जी ऑफ एफ एक ऐसा फंक्शन है जो ए से सी में है। साथ ही हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो जी ऑफ एफ का होल इनवर्स है, ठीक है, वो इसका रिवर्स होगा, वो सी से ए में होगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जी ऑफ एफ का होल इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये हमें प्रूफ करना है। हम इसकी लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा जी, इस ऑफ को हटा दो, ब्रैकेट लग गया, अब यहाँ पे लिखो एफ ऑफ एक्स। अब जी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ वाई मिलेगा। अभी देखो अब जी ऑफ वाई क्या है, जी ऑफ वाई जेड के इक्वल है, तो हम यहाँ पे जेड लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेके चले, जी ऑफ हटा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो एफ ऑफ एक्स बन गया, जी बार सेम रखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी, वाई। एफ ऑफ एक्स और वाई एक ही बात है, तो यहाँ पे जी ऑफ वाई बन गया। अब जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो ये हुआ। अब आप एक काम करो, इस जी ऑफ एफ को उधर भेज दो, तो यहाँ पे तो एक्स बचा रहेगा। जी ऑफ एफ को हमने उधर भेज दिया, तो जी ऑफ एफ का इनवर्स गया, और यहाँ पे क्या है, जेड है। इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ का होल इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या है, जेड इक्वल टू किसके इक्वल लिखा हुआ है, एक्स के। तो आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। बात समझ में आ रही है। देखो हम f के साथ क्या लेते हैं, x, अगर f इनवर्स होता तो हम y ले लेते। बात समझ में आ रही है ना। g के साथ हम क्या लेते हैं, y, और अगर g इनवर्स होगा तो हम उसके साथ z लेके चलेंगे। अब देखो हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाल ली, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड लेके चले थे इसकी, अब हम इसकी राइट साइड लेके चलेंगे। कैसे, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। देखो g अगर होता उसके साथ में क्या लेके चलते, y। अब यहाँ पे g इनवर्स है तो इसके साथ में हम z लेके चलेंगे। अब f इनवर्स तो बाहर रखो, ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, g इनवर्स ऑफ क्या लिख देंगे, z लिख देंगे हम, ठीक है ना, g इनवर्स ऑफ z। इसको और आगे बढ़ाओ, f इनवर्स, देखो g इनवर्स ऑफ z है ना, इस g इनवर्स ऑफ z की जहाँ पे हम y रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, y। देखो कैसे, यहाँ पे आप देखो f g ऑफ y z के इक्वल है, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, y इक्वल टू g इनवर्स ऑफ z। तो जहाँ पे हम g इनवर्स ऑफ z है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। अब देखो f इनवर्स ऑफ y है ना, तो f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल होता है, x के इक्वल। तो ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड मान के चलो। अब आप ध्यान से एक बात समझो, इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही है, g ऑफ f का होल इनवर्स ऑफ z x के इक्वल है, और इक्वेशन सेकंड क्या बोल रही है कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ z x के इक्वल है। दोनों बात आपस में इक्वल है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, दोनों की तुलना कर रहे हैं ना हम, तो क्या होगा यहाँ पे, g ऑफ f का होल इनवर्स इक्वल टू कितना, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक है ना। तो बड़े आसान तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं अगले पार्ट में क्या लिखा है। यदि f सच दैट फ्रॉम a टू b, g सच दैट फ्रॉम b टू c तथा h सच दैट फ्रॉम c टू d तीन फलन है, तब h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f ये होगा, ठीक है। तो हमारे पास अब की बार तीन फंक्शन है, f कोई फंक्शन है a से लेके b में, g कोई फंक्शन है b से लेके c में, और h कोई फंक्शन है c से लेके d में। तीन फंक्शन दिए हुए हैं और हमें ये वाली बात प्रूफ करनी है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं प्रूफ करने के लिए, चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। h ऑफ g ऑफ f, ये हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, h ऑफ g ऑफ f, हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट साइड h ऑफ g ऑफ f, और यहाँ पे हम कोई एलिमेंट x ले सकते हैं,
अभी देखिए H O हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, फिर G, फिर ये वाला O हटा दो, फिर ब्रैकेट लगा दो, फिर F, और फिर ये वाला हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको X लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं H ब्रैकेट G F ब्रैकेट, फिर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसकी राइट साइड लेके चलते हैं। राइट साइड में क्या लिखा है, H O G O F, यहाँ पे F है ना, तो F के साथ में कोई एलिमेंट हम X लेते हैं, तो H O हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, G, फिर ये वाला O इसको भी हटा दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, F O X, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। या स्मॉल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं H G F O X। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों के आंसर बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट में क्या लिखा है। माना f सच दैट फ्रॉम a टू b तथा g सच दैट फ्रॉम b टू c दो व्युत्क्रमणीय फलन है, तो g ऑफ f भी व्युत्क्रमणीय होगा तथा g ऑफ f का होल इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। देखो ये तो हमने प्रूफ कर लिया है ना अभी। तो देखो इसमें क्या लिखा है, हमारे पास f और g दो फंक्शन है और दोनों ही व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, यानी कि इनका इनवर्स निकाला जा सकता है। इस बात का मतलब ये है, तो हमें प्रूफ करना है कि g ऑफ f भी व्युत्क्रमणीय होगा, यानी कि g ऑफ f का इनवर्स भी निकाला जा सकता होगा। ठीक है, तो मतलब हमें g ऑफ f को 1 1 on 2 प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। देखो कैसे किया है, मैं आपको बताता हूँ। f a से b में और g b से c में व्युत्क्रमणीय फलन है। आप ध्यान दो, ये व्युत्क्रमणीय फलन क्यों है या क्यों हुए होंगे। कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, जब वो फलन 1 1 on 2 हो। इसका मतलब ये है कि f और g दोनों 1 1 on 2 फलन है, दोनों क्या है, 1 1 on 2 फंक्शन है। अब हमें क्या प्रूफ करना कि g ऑफ f भी व्युत्क्रमणीय होगा। देखो g ऑफ f व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब g ऑफ f 1 1 on 2 होगा। तो आप एक काम करो, g ऑफ f को 1 1 on 2 प्रूफ कर दो, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि g ऑफ f a टू c भी एक ही आच्छादक फलन होता है। और g ऑफ f का होल इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये हमने कहाँ पे प्रूफ किया था, अपने इस वाले पार्ट में। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। ये सारी बातें आपकी एक्सरसाइज में काम आने वाली है। जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपकी एक्सरसाइज में बड़े काम आने वाले हैं, आप इनको ध्यान से समझना। एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको एक्सरसाइज बहुत आसान लगने वाली है। कुछ थ्योरम ऐसी भी है जो हमने अभी नहीं पढ़ी है, वे हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, क्योंकि वे थ्योरम हमारी एक्सरसाइज में भी है, तो इसलिए हम एक्सरसाइज में पढ़ लेंगे। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कहीं भी किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आती है कि किसकी जगह पे कि इसकी जगह पे ये कैसे लिख दिया, उसकी जगह पे वो कैसे लिख दिया, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उनका जितना जल्द हो सकेगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।